बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आदर्शवाद के शैक्षिक फलितार्थ का वर्णन कीजिए। किसका? डिस्क्राइब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर में सबसे पहले हम लेते हैं आदर्शवाद के शैक्षिक फलितार्थ। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लेंगे आदर्शवाद और शिक्षा के लक्ष्य। कि आदर्शवाद और शिक्षा किस ओर हमें ले जाती है। आदर्शवादी दर्शन ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सबसे पहले हम शिक्षा के लक्ष्यों पर आदर्शवाद के प्रभाव का विवेचन करेंगे। चूँकि आदर्शवाद मानव व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए उसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का विकास या आत्म साक्षात्कार है। क्या है इसमें आदर्शवाद के शैक्षिक फलितार्थ में? क्या है कि मनुष्य ने जब से शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया है तब से उसके अंदर एक आदर्श इंसान बनने की, जिम्मेदारीपूर्ण इंसान बनने की, देश के प्रति भावनाएं, समाज के प्रति, मनुष्य के प्रति, जानवरों के प्रति दया, पेड़ पौधों के प्रति अपनी ड्यूटी, ये सब कुछ वो धीरे धीरे समझने और सीखने लगा है। तो शिक्षा से क्या आया? आदर्शवाद आया। तो शिक्षा और आदर्शवाद एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना। तो आदर्शवादी दर्शन ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। कि हम कितनी बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि शिक्षा ही अर्जन करे व्यक्ति, वो अपने परिवार के संस्कार से, आस पड़ोस से या किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आकर भी जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उससे भी आदर्श उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आदर्शवादी दर्शन ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। सबसे पहले हम शिक्षा के लक्ष्यों पर आदर्शवाद के प्रभाव का विवेचन करेंगे। चूँकि आदर्शवाद मानव व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। किसको? आदर्शवाद ने किसको महत्वपूर्ण माना है? मानव के व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व कब बनता है? व्यक्तित्व इंसान स्वयं बनाता है ना। व्यक्तित्व इंसान स्वयं बनाता है, अपने अंदर कुछ नियम, कुछ सिद्धांत लेकर चलता है और उस नियम और सिद्धांतों पर अपना जीवन जीता है। ठीक है ना। तो वो अपना व्यक्तित्व खुद बनाता है। तो आदर्शवाद मानव व्यक्तित्व को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, इसलिए उसके अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का विकास या आत्म साक्षात्कार है। होर्नी के शब्दों में, साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। क्या कहा है? साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य। आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ साक्षात्कार है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के इस लक्ष्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए रस्क ने लिखा है कि हम शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास अथवा समृद्धि मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? शिक्षा का क्या लक्ष्य है? कि एक व्यक्ति अच्छा नागरिक बने, अच्छा सामाजिक हो, है ना। उसमें विश्व बंधुत्व की, दया की, प्यार की, इन सब तरह की उसके अंदर फीलिंग्स हो। ठीक है। देश के प्रति जागरूकता हो, समाज के प्रति जागरूक हो और शिक्षा के प्रति, ज्ञान के अर्जन के प्रति भी वो उतना ही जागरूक हो। व्यक्तित्व का विकास तथा समृद्धि मान सकते हैं, जिसका विशिष्ट लक्षण सार्वभौमिक मूल्यों को आत्मसात करना है। उसका लक्षण क्या है? कि सभी तरह के सार्वभौमिक मूल्य हैं, जिससे किसी को नुकसान ना हो, सभी का कल्याण हो, इस तरह के मूल्यों को आत्मसात करना है। ये बात किसने कही थी? रस्क ने कही थी। आगे चलते हैं। ये सार्वभौम मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में अभिव्यक्त किए हैं। बालक के जीवन में इन मूल्यों का साक्षात्कार ही शिक्षा का लक्ष्य है। ये जो सार्वभौम मूल्य कौन कौन से हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। बालक के जीवन में इन मूल्यों का साक्षात्कार ही शिक्षा का लक्ष्य है। आगे देखते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे अधिक महान और सुंदर कृति है। ईश्वर की सबसे सुंदर कृति क्या बताई गई है? मानव।
क्योंकि उसने मानव को मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने की क्षमताएं दी है और काम करने के लिए भुजाएं दी है। ठीक है, इसलिए शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का विकास है। इसके लिए उन विशिष्ट विषयों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए जो मानव सुलभ हैं, जैसे साहित्य, संगीत, कला, धर्म, आचार शास्त्र इत्यादि। शिक्षा का लक्ष्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना है। क्या है शिक्षा का लक्ष्य? क्या है कि हमारी जो संस्कृति चली आ रही है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को हस्तांतरित करना है, और जो हमारे आध्यात्मिक विचार हैं, हमारे जो बड़े बड़े संत महात्मा हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, वेद पुराणों की बातें हमें समझा कर गए हैं, उन लक्ष्यों को, उन चीज़ों को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है। अन्य आदर्शवादी शिक्षा के लक्ष्य को आत्मबोध अथवा साक्षात्कार के रूप में उपस्थित करते हैं। आत्म साक्षात्कार में भी महत्वपूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सम्मिलित है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही सुप्तावस्था में देवी गुणों को लिए हुए रहता है। शिक्षक को इन्हीं का विकास करना है। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। आदर्शवादी मानव और प्रकृति के समन्वय पर जोर देते हैं। आदर्शवादी किस पे देते हैं? मानव और प्रकृति के बीच में समन्वय यानी कि तालमेल हो, यानी कि यह मानव प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि प्रकृति को बनाए रखने में योगदान देता हो। इसलिए एडम्स ने शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति और जगत की समरसता माना है। जगत में प्रत्येक घटना सकारण होती है ना? कोई भी घटना के पीछे कारण अवश्य होता है। समस्त घटनाओं के मूल में कुछ स्थायी और निश्चित नियम काम कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन नियमों से परिचित कराना है, जिससे वह अपने चारों ओर के जगत से समन्वय स्थापित कर सके। तो शिक्षा क्या करती है? बालक तो नादान रहता है, उसे सोचने समझने की ज़्यादा क्षमताएं उसके पास नहीं होती है, लेकिन शिक्षा उसे सोचना, समझना और जीना सिखाती है। उसको सिखाती है कि उसका जो जन्म हुआ है वो किस कारण से हुआ है, उसने मनुष्य रूप में जो जन्म प्राप्त किया है उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, अपने प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य, समाज के प्रति क्या कर्तव्य, परिवार के प्रति और इस संसार के प्रति उसे क्या करना है, जिससे वो अपने चारों ओर के जगत से संबंधित। तो शिक्षा उसे ये सब सिखाती है, जिससे अपने आसपास के वातावरण में वो क्या करता है, तालमेल बिठा के चलता है। आदर्शवादी मनुष्य के परिवेश में सांस्कृतिक परिवेश को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए वो धर्म, नीति, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान, संक्षेप में मनुष्य की समस्त सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को शिक्षा में महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को इनके विकास के योग्य बनाना भी है, जिससे कि मानव जाति सांस्कृतिक विकास में और भी आगे बढ़ सके। ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं। क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। और बालक को इन्हीं को प्राप्त करने योग्य बनाना है। और ये बालक क्या प्राप्त करने योग्य बनेंगे? सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा द्वारा उसे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के द्वारा उसमें निहित देवी तत्व को अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। आदर्शवादियों के अनुसार जगत में सब कहीं व्यवस्था है। क्या है? आदर्शवादी क्या कहते हैं? पूरे जगत में सभी जगह पर इस व्यवस्था है। इसलिए शिक्षा के द्वारा मनुष्य को बौद्धिक निर्देशन में चलना, जीवन को व्यवस्थित करना सिखाया जाना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास में आदर्शवादियों ने उसके भौतिक, धार्मिक, नैतिक, बौद्धिक तथा सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं के विकास पर जोर दिया है, क्योंकि इनमें से किसी की भी अवहेलना करने पर व्यक्तित्व एकांगी हो जाएगा। क्योंकि जीवन में व्यक्ति को सभी कुछ चाहिए, भौतिक भी चाहिए, धार्मिक, नैतिक, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक सभी पहलू उसके होने चाहिए पूरे। ठीक है ना। और इनमें से यदि वो किसी की भी अवहेलना कर देता है तो वो बिल्कुल एकांगी हो जाएगा, यानी कि उसके जीवन में नीरसता आ जाएगी। वो फ्रोबेल के शब्दों में शिक्षा का लक्ष्य एक
आस्थामय, शुद्ध, अभंगनीय और इसलिए पवित्र जीवन का साक्षात्कार है। शिक्षा को मनुष्य को अपने प्रति और अपने में स्पष्टता की ओर निर्देशित करना चाहिए, जिससे वह प्रकृति का सामना कर सके और ईश्वर से एकता स्थापित कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर्शवाद में शिक्षा के सार्वभौम लक्ष्यों पर जोर दिया गया है। रस के अनुसार शिक्षा का कार्य हमें परम और सार्वभौम मूल्यों की खोज करने में सहायता देना है। रस ने क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य हमें परम और सार्वभौम मूल्यों की खोज करने में सहायता देना है, ताकि विश्व का सत्य हमारा सत्य बन सके और हमारे जीवन को शक्ति प्रदान कर सके। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य केवल भौतिक परिवेश से ही नहीं, किंतु सब प्रकार के परिवेश से समन्वय करना है। रस्क के शब्दों में, शिक्षा का प्रयोजन बालक को सद्वस्तु की सभी अभिव्यक्तियों से समन्वय करने योग्य बनाना है, केवल प्राकृतिक परिवेश से ही अपना अनुकलन कराना नहीं है। रस्क ने क्या कहा है कि शिक्षा है, यदि बालक शिक्षित किए जा रहे हो आप, तो उसे सभी तरह की जितनी भी आसपास के पर्यावरण में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबसे तालमेल बिठा के, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलना ज़रूरी है। यूँ नहीं कि हमने एक ही विषय सब्जेक्ट पर उसको पारंगत कर दिया और दूसरे में उसे बिल्कुल भी ज्ञान न हो, इसलिए उसे सभी परिवेश से पारंगत होना ज़रूरी है। इस परिवेश में सांस्कृतिक परिवेश को अत्यधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि आदर्शवाद के अनुसार मानव के सांस्कृतिक लक्षण ही उसकी विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 2, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञानों के साथ साथ दर्शन, कला, धर्म, नीतिशास्त्र और साहित्य, सामाजिक विज्ञानों को भी स्थान देना चाहिए। प्राचीन आदर्शवादी प्लेटो ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिन जिन बातों पर जोर देना आवश्यक माना है, उन सबको पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों को प्राप्त करना है। यहाँ पे आदर्शवाद और पाठ्यक्रम के रिलेशन में भी हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि प्लेटो ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो जरूरी आवश्यक बातें हैं उन सबको आप पाठ्यक्रम में स्थान दो। बालक सत्यम शिवम और सुंदरम के आदर्श को प्राप्त करे। मनुष्य की प्रमुख बौद्धिक क्रियाएं बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक है। कौन कौन सी मनुष्य की क्रियाएं? बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक है। बौद्धिक क्रियाओं के लिए पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान को स्थान दिया जाना चाहिए। बौद्धिक के लिए क्या? बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक हैं। और बौद्धिक क्रियाओं के लिए क्या पाठ्यक्रम में किस चीज़ का स्थान मिलना चाहिए? एक तो भाषा का, साहित्य का, इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान को। ठीक है। कलात्मक अथवा सौंदर्यात्मक क्रियाओं के लिए कला और कविता का अध्ययन आवश्यक है। नैतिक क्रियाओं के हेतु पाठ्यक्रम में धर्म, नीतिशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र आदि का अध्ययन सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवादी पाठ्यक्रम को शिक्षा के लक्ष्यों के आधार पर निर्धारित करते हैं। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसमें मानव जाति के अनुभव और सभ्यता प्रतिबिंबित हो। मानव के अनुभव और उसके भौतिक परिवेश के साथ साथ उसके सामाजिक परिवेश से भी संबंधित होते हैं। भौतिक परिवेश का ज्ञान भौतिक विज्ञानों और सामाजिक परिवेश का ज्ञान सामाजिक विज्ञानों से मिलता है। अस्तु शिक्षा के पाठ्यक्रम में दोनों को ही स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा दार्शनिक जेम्स रॉस ने मनुष्य की क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा है। भौतिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं। भौतिक क्रियाओं में शरीर की देखभाल और शारीरिक कुशलताएं सम्मिलित है और इसलिए शिक्षा में इनको स्थान दिया गया है। भौतिक क्रियाओं में क्या चीज़ सम्मिलित है? शरीर की देखभाल और शरीर की कुशलताएं। ठीक है। इसके लिए शरीर शास्त्र, आरोग्य शास्त्र, व्यायाम इत्यादि का अध्यापन किया जाना चाहिए। किस किस का अध्ययन किया जाना चाहिए? शरीर शास्त्र का, आरोग्य शास्त्र का, व्यायाम का अध्यापन किया जाना चाहिए। आध्यात्मिक क्रियाओं में बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक क्रियाएं सम्मिलित है। आध्यात्मिक में कौन सी है? बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यात्मक और धार्मिक।
इनके लिए इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, भाषा आदि बौद्धिक विषयों के अतिरिक्त नीति शास्त्र, ललित कलाओं और धर्म को पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षा दार्शनिक हर्बर्ट पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान देता है जो मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता दे सके। यह आदर्शवाद का अतिशयोक्तिपूर्ण रूप है। हर्बर्ट पाठ्यक्रम में विज्ञान को शामिल नहीं करता। हर्बर्ट जो विचारक हैं वो क्या करते हैं, पाठ्यक्रम में किसको शामिल नहीं करते, विज्ञान को शामिल नहीं करते हैं। उनका विचार है कि साहित्य और इतिहास की शिक्षा मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए जितनी उपयोगी है उतनी महत्वपूर्ण विज्ञान की शिक्षा नहीं है। उनका मानना क्या है कि साहित्य, इतिहास की शिक्षा आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरी है, विज्ञान को वो ज़रूरी नहीं मान रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में साहित्य, इतिहास, कविता, संगीत, कला को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए तथा भूगोल, विज्ञान, गणित आदि को गौण स्थान दिया जाना चाहिए। किसने कहा है ये? हर्बर्ट ने। आगे चलते हैं। शिक्षा शास्त्री टीपी नन ने आदर्शवादी दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम पर विचार किया है। उसने लिखा है, विद्यालय को राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करना है, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना है, उसकी संप्राप्ति की सुरक्षा करना है और उसके भविष्य की गारंटी करना है। कौन कौन सी बातें आ गई देखो। टीपी नन ने क्या कहा है कि विद्यालय को राष्ट्र की आध्यात्मिक शक्ति को संगठित करना है, क्योंकि बालक होता है तो राष्ट्र की शक्ति होता है, ठीक है। उसकी ऐतिहासिकता, निरंतरता को बनाए रखना है और उसकी संप्राप्ति की सुरक्षा करना है और उसके भविष्य की गारंटी करना है। इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में 2 प्रकार की क्रियाओं पर जोर दिया जाना चाहिए। एक और वे क्रियाएं हैं जो कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का स्तर बनाए रखने की दशाएं उत्पन्न करती है। इस वर्ग में शारीरिक स्वास्थ्य, तौर तरीके, सामाजिक संगठन, नीति, शिष्टाचार, धर्म आदि सम्मिलित है। इनके लिए पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा, व्यायाम की शिक्षा, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। विद्यालय के बाहर के जगत में महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार की क्रियाएं वे रचनात्मक क्रियाएं हैं जो सभ्यता के ताने बाने को बनाए रखती है। इनमें साहित्यिक, सौंदर्य शास्त्र, विषयक और सामान्य क्रियाएं आती है। कौन कौन सी आती है? साहित्यिक, सौंदर्य शास्त्र, विषयक और सामान्य क्रियाएं आती है। इन क्रियाओं की योग्यता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में साहित्य, कला, संगीत, नाना प्रकार की हस्तकलाओं, विज्ञानों, गणित, इतिहास और भूगोल आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि व्यक्ति को मानव समाज की विरासत से परिचित कराए और दूसरी ओर उसे उस विरासत में अपना योगदान देने योग्य बनाए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि सभी विषय होने चाहिए, साहित्य, कला, संगीत और नाना प्रकार की हस्तकलाएँ होनी चाहिए, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल सभी की शिक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को मानव समाज की विरासत से परिचित कराए और दूसरी ओर उसे विरासत में अपना योगदान देने योग्य बनाए। ठीक है, अब नन के शब्दों में देखते हैं आगे। नन के शब्दों में विद्यालय के पाठ्यक्रम में इन सब क्रियाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि ये मानव आत्मा की महान अभिव्यक्तियाँ हैं और वही ये रूप हैं जिनमें कि प्रत्येक पीढ़ी की रचनात्मक शक्तियों को अनुशासित किया जाना चाहिए ताकि सभ्यता की गति भी भली प्रकार अब बनाई रखी जाए। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट इसी में, आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। किसको उच्च स्थान दिया गया है? शिक्षक को। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही एक अवयवीय योजना के 2 अंग है। कौन से 2 अंग हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही अवयवी योजना के अंग है। शिक्षक शिक्षार्थी के विकास के लिए विशेष प्रकार के परिवेश का निर्माण करता है और उसे पूर्णता की ओर जाने में अधिक से अधिक निर्देशित करता है। शिक्षक क्या करता है? वो जितनी संभावनाएं हो सके, जितनी उसकी शक्ति होती है, उतना एक विद्यार्थी को एक परिवेश के अकॉर्डिंग एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करता है।
आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सबसे अधिक प्रबल के किंडरगार्टन के रूप में दिखलाई पड़ता है। इसके अनुसार विद्यालय एक बगीचे के समान है और शिक्षार्थी कोमल पौधा है और शिक्षक सावधान माली है। यदि शिक्षक थोड़ी सी भी गलती करता है तो उसका असर शिक्षार्थी पर पड़ता है, इसलिए शिक्षक को सावधान होकर बालक को शिक्षा देना पड़ता है। माली के अभाव में भी पौधे का विकास होगा और वह उपयुक्त रूप ग्रहण करेगा। प्रत्येक पौधे को अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार विकसित होना चाहिए, है ना। फिर भी इस विकास में माली का विशेष महत्व है। वो से कहते हैं कि नहीं, पौधे तो बिना माली के भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि यदि सही दिशा देनी है तो माली का होना यानी कि शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है ना। भले ही वह गेंदे को गुलाब और गुलाब को गेंदा न बना सकता हो, किंतु उन्हें सर्वोत्तम रूप में विकसित करने के लिए सहायता अवश्य दे सकता है। वह उस बालक का रूप परिवर्तित तो नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन क्या कर सकता है, उस बालक में जितने गुण हो उनको उजागर करके उनको सबके सामने ला सकता है। उसके गुणों को प्रोत्साहन देकर उसे आगे बढ़ा सकता है। इस प्रकार उसके प्रयास से पौधों का ऐसा विकास संभव हो पाता है जो उसके अभाव में भी कभी नहीं हो सकता। यही स्थान विद्यालय में शिक्षक का है। क्योंकि ये बालक के विकास के नियमों के भली भांति परिचित है, इसलिए वह उसे इस प्रकार निर्देशित करता है जिससे कि उसके विकास में सौंदर्य और पूर्णता दिखलाई पड़े। शिक्षक क्या करता है, बालक का विकास इस प्रकार से करता है, उसे इस तरह से निर्देशन देता है कि उसके विकास में सौंदर्य और पूर्णता दिखलाई पड़े। रस के शब्दों में, प्रकृतिवादी जंगली गुलाबों से संतुष्ट हो सकता है, परंतु आदर्शवादी उत्तम गुलाब चाहता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयत्नों से शिक्षार्थी की सहायता करता है जो अपनी प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित हो रहा है, ताकि उन स्तरों को प्राप्त कर सके जिनका उसके लिए अन्यथा निषेध किया जाएगा। क्या है इसमें भाई, ये तो प्रकृतिवादी क्या होता है, वो तो कहता है कि जंगल में भी यदि गुलाब उगाना चाहे तो गुलाब उग जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसमें आदर्श नहीं होगा। आदर्श की स्थापना उसमें कौन करेगा, शिक्षक करेगा, है ना। तो शिक्षक आदर्श की स्थापना करेगा तो बालक आदर्शवादी होगा। प्रकृति के नियमों के अनुसार विकसित हो रहा है तो उसमें उन स्तरों को प्राप्त कर सके जिनके लिए अन्यथा निषेध किया जाएगा। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रकृतिवाद की तुलना में आदर्शवाद में शिक्षक को कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। एडम्स के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही बौद्धिक विश्व के अंग हैं, इसलिए दोनों में से किसी का भी महत्व कम नहीं कहा जा सकता। शिक्षक शिक्षार्थी को सत्यम शिवम सुंदरम परम मूल्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। शिक्षक क्या देता है शिक्षार्थी को कि तुम सत्यम शिवम और सुंदरम जैसे परम मूल्यों को प्राप्त करो। कभी शिक्षक ये नहीं कहेगा कि तुम ये पाश्चात्य कल्चर अपनाओ या ये तुम ऐसा कोई झूठ बोलो या किसी की बुराई करो या कि गलत काम करो या कानून तोड़ो, ऐसी बातें शिक्षक कभी नहीं सिखाएगा। शिक्षक क्या सिखाता है, सत्यम शिवम और सुंदर के मूल्यों को प्राप्त करना उसे सिखाता है और उनकी पहुंच का मार्ग भी बतलाता है। आगे चलते हैं अपन, आदर्शवाद और शिक्षा प्रणाली। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक की आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो सके और वह परम मूल्यों का साक्षात्कार कर सके। रिवर्स के शब्दों में, बाल्यावस्था में शिक्षा की प्रक्रिया आंतरिक अथवा मूल प्रवृत्ति जन्य प्रवृत्तियों को ऐसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करने में होती है या होनी चाहिए जो कि समाज के सर्वोच्च शुभ में समन्वित हो, जिसका कि बालक एक सदस्य है। ठीक है। आदर्शवादी व्यक्ति समाज के लक्ष्यों में समन्वय मानते हैं। बालक का विकास के लिए उन्मुक्त परिवेश मिलना चाहिए, उसे निर्देशन प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उसकी शिक्षा वर्तमान में अनुभव से संबंध है। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली में अनेक तत्व प्रकृतिवादी, यथार्थवादी और व्यवहारवादी शिक्षा प्रणाली से मिलते जुलते हैं। अब देखते हैं हम, आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली में 3 बातों पर विशेष जोर दिया गया है। पहला है इंस्ट्रक्शन, आदेश,
आदेश क्या होता है? यहाँ पर आदेश से तात्पर्य शैक्षिक आदेश अथवा अध्यापक से है ना। शैक्षिक आदेश कौन दे रहा है? अध्यापक दे रहा है, शिक्षक दे रहा है। हर्बर्ट ने शिक्षा में अध्यापन को आवश्यक माना है। अध्यापन से तात्पर्य बालक के मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार की सामग्री से भरना नहीं है, बल्कि उसका परिष्कार करना है। इसमें शिक्षक के सहानुभूतिपूर्ण निर्देशन की आवश्यकता है। आदर्शवादी विद्यालय में सब प्रकार के विषयों का प्रशिक्षण आवश्यक मानते हैं। इसका मतलब बालक का परिष्कार करना है, यानी कि उसमें से बुराइयों को हटाना है और अच्छाइयों को बढ़ावा देना है। दूसरा, एक्टिविटी क्रिया। व्यवहारवाद के समान आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली भी क्रिया पर आधारित है। बालक को करके सीखना है। विद्यालय में भाषण के बाद विद्यार्थीगण प्रश्न पूछने और वाद विवाद करने से बहुत कुछ जान सकते हैं, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्रिया रचनात्मक क्रिया है, जो कि स्वाभाविक, निरंतर, प्रगतिशील होनी चाहिए। यह आत्माभिव्यक्ति की ओर ले जाती है और इससे बालक की सर्वोच्च शक्तियों का विकास होता है। मानसिक क्रिया के द्वारा बालक प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक सीखता है, जिससे उसकी व्यक्तित्व का विकास होता है और उसे बहुत सी नई नई वस्तुओं से परिचय प्राप्त होता है। अगला है अनुभव, एक्सपीरियंस। अपने प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षक को अपने अनुभव पर आधारित करना चाहिए, ताकि वह सक्रिय शिक्षा हो सके। शिक्षक को अपने अनुभव को बालक के मस्तिष्क में नहीं भरना चाहिए। शिक्षक का अनुभव अलग हो सकता है और बालक का अनुभव अलग हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं जो शिक्षक के साथ अनुभव हुआ वो बालक के साथ भी अनुभव हो। इसलिए शिक्षक अपने अनुभव को बालक के मस्तिष्क में कभी भी भरने का प्रयास नहीं करें, बल्कि स्वयं शिक्षार्थी के अनुभव से उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त करानी है। जो शिक्षार्थी स्वयं अनुभव कर रहा है उसी से उसको अंतर्दृष्टि प्राप्त करानी है। शिक्षक शिक्षार्थी का जो अनुभव देता है उनसे उनमें दमित अनेक शक्तियाँ अभिव्यक्त होती है। अनुभव के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, इसलिए आदर्शवादी शिक्षा प्रणाली में स्वतंत्रता को विशेष महत्व देते हैं, किंतु ये स्वतंत्रता निरंकुशता नहीं है, क्योंकि यह नियमित और निर्देशित है। आगे चलते हैं हम, आदर्शवाद और अनुशासन। शिक्षा प्रणाली के विवेचन के प्रसंग में ही अनुशासन का प्रश्न उपस्थित होता है। शिक्षा प्रणाली के विवेचन के प्रसंग में जहाँ अपन शिक्षा प्रणाली का विवेचन करना शुरू करते हैं तो शिक्षा के साथ अनुशासन भी आता है। कुछ लोगों का विचार है कि जबकि प्रकृतिवादी स्वतंत्रता पर जोर देते हैं, आदर्शवादियों का मूल मंत्र अनुशासन है। जहाँ प्रकृतिवादी कहते हैं कि बालक को स्वतंत्र रखना चाहिए, तो आदर्शवादी कहते हैं कि नहीं, अनुशासन भी होना जरूरी है। इस विचार में केवल इतना ही सत्य है कि आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षार्थी का सर्वांग विकास के लिए उनका अनुशासित होना अत्यंत आवश्यक है। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि स्वतंत्रता को प्रकृतिवादियों से कम महत्व देते हैं। वास्तव में आदर्शवाद में अनुशासन स्वतंत्रता पर आधारित है। इन दार्शनिकों ने इन दोनों में समन्वय करने का प्रयास किया है। वे कहीं भी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं हैं। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो स्वयं अपनाया गया हो। आदर्शवादी अनुशासन की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बालक स्वयं को स्वयं अनुशासित करें, है ना। उसे दबाव, प्रेशर में नहीं होना चाहिए कि नहीं यहीं खड़े हो जाओ, तुम्हें यही करना है या ऐसे ही करना है, इस तरह से नहीं। उसको ज्ञान इस प्रकार से दो कि बालक स्वयं को ही अनुशासित कर ले, तभी